क्विक IAS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। नियंत्रण और समन्वय क्या है। इसमें हम लोग मानव मस्तिष्क को देखेंगे और जंतुओं के जो है, इसके अलावा जो पौधों के नियंत्रण कैसे होते हैं, मस्तिष्क का हमें देखना है और मानव मस्तिष्क की क्रियाविधि को जानना है। इसके अलावा जंतु और पादप हार्मोन क्या होते हैं, उनके क्या काम है, इनको भी हमें यहाँ देखना है। तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज हम लोग चैप्टर 6 को देखेंगे, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में नियंत्रण और समन्वय। इसमें हमें मानव मस्तिष्क के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। तो 5 नंबर जो चैप्टर था, मैंने उसके बारे में आपको यहाँ बताया था। हमने इस बात पर विचार करना आरंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम होती हैं। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि जो नवविद जो है कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और ढकेल करके बाहर आ जाता है। जो पेड़ होता है, जो बीज होता है, वो गति नहीं करता, लेकिन बीज जब अंकुरित होता है, जो उससे पौधा निकलता है छोटा सा, वो भी ये क्या है, वो एक पौधे की गति है। उस चीज को यहाँ समझाया गया है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो यह गतियां नहीं होती, ठीक है। अगर मान लो उसकी वृद्धि रुक जाएगी तो वो गति नहीं होगी। तो जो पौधा होता है वो भी गति करता है, जब वो विकास करता है, बढ़ता है, जब अंकुरित होता है बीज से, तो वही उसकी गति मानी जाती है। लेकिन जो जंतु होते हैं वो दौड़ते हैं, उनकी गतियां अलग होती है। उसी चीज को आगे बताया गया है। लिखा है आगे, अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं तो वृद्धि से संबंधित गति नहीं होती है। कोई जंतु दौड़ता हो तो वृद्धि नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे उसी चीज को बताया गया है। लिखा है, एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं, इनको वृद्धि नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एक अंकुरित बीज से पौधा निकलता है तो उसको गति माना जाएगा, उसको वृद्धि माना जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है, दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीवन के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी खूबी यह है कि जो क्वेश्चन शुरू में पूछता है उसका आंसर तुरंत वो देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जो गतियां हम जीवन में गति जो है जीवन के साथ जो जोड़ते हैं गतियों को, तो क्यों जोड़ते हैं उसका आंसर यहीं पर हमें दे दिया, क्योंकि पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया को सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ती होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था, ठीक है। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी होता हो, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन जो है छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। तो सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन उसको हम वृद्धि से जोड़ नहीं सकते। उसी चीज को बताने का प्रयास कर रहा है। आगे लिखा है, जब तेज जो है रोशनी वाली हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कभी मान लीजिए आप जल जाते हैं किसी रोशनी में या कहीं भाप से जलते हैं, तो तुरंत हम जो है क्या करते हैं, एक जो है प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं और तुरंत हम अपने हाथ को हटाते हैं, हमें महसूस होता है। तो कहीं न कहीं वो जो महसूस हमें हो रहा है उसी के बारे में बताने का यह प्रयास कर रहा है। उसी में चैप्टर आगे बताया जाएगा, नियंत्रण कैसे होता है और समन्वय कैसे होता है। इस चैप्टर में उसी चीज को बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति यह गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। बिल्कुल सही है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक
समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। बिल्कुल सही है। तो सबकी गतियों के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग अपने उसको कंट्रोल करते हैं। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं से अनभिज्ञता से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करते हैं या कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तत्वों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय के द्वारा ही हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। जैसे अगर हमारे हाथ में जो है कोई हम जल जाते हैं, हमारे पैर में कोई जो है सुई चुभ जाती है तो हम तुरंत पैर को हटा लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो नियंत्रण और समन्वय का ही परिणाम है। ये उसी को बताने का प्रयास कर रहा है और चैप्टर में उसी के बारे में बताया भी गया है। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए या कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग कर इन नियंत्रण और समन्वय क्रियाओं में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो जो हमारे जैसे क्या है कि मनुष्य क्या है और जंतु क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो उनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है उनकी शारीरिक संगठन पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में बताने का प्रयास किया गया कि कैसे ये करता है और कैसे इसको काम किया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जंतु जो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से ही जो है पूरा जो है हमारा जो है सिस्टम जुड़ा होता है और यहीं से हमें सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में जो पहुंचाई जाती हैं उसी के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया गया है। तो जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लिखा है जंतुओं में यह नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तो जंतुओं में जो नियंत्रण होता है शरीर में जो समन्वय होता है वो तंत्रिका और पेशी ऊतकों के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है आगे जिसके विषय में हम कक्षा 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ, आप सो रहे हैं और आपका हाथ किसी तरह से जल जाए, आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। इसका मतलब वो कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब तंत्रिका और पेशी ऊतक के द्वारा आपके दिमाग तक वो जो है बातें पहुंचाई गई, नियंत्रित किया गया और तुरंत उसको पता चल गया और तुरंत आपने हाथ वहां से हटा लिया या जो है आप उसको जो है अपने हाथ को सहलाना शुरू कर देते हैं जहां पर दर्द होता है। ठीक है। तो इसी चीज को ये तंत्रिका तंत्र करती है, इसी चीज को बताने का प्रयास किया गया है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? ये कैसे मालूम चला कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारी तंत्रिका तंत्र ने ऐसा मैसेज हमें दिया। हमारे पर्यावरण में से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र अगर ना हो तो हमारे शरीर में कौन सी घटनाएं हो रही हैं हमें पता नहीं चलेगा। अगर मान लो कभी किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी की कमर टूट जाती है, तो तंत्रिका तंत्र में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो आपका जो नसें होती हैं, वो जो रीढ़ की जो हड्डी होती है वहां सारी नसें जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में शरीर काम नहीं करता है, फिर पैर में क्या हलचल हो रही है लोगों को पता नहीं चल पाता। इसका मतलब है कि वहां तक तंत्रिका तंत्र के जो सूचनाएं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। आगे लिखा है यह ग्राही प्राय हमारी जो है ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कण, नाक, जीहा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि जो है घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। तो हमें किसी चीज की जो महक होती है या किसी चीज का जो है स्वाद कैसे पता चलता है, ये भी तंत्रिका तंत्र ही निर्धारित करती है। इसी के द्वारा हमें पता चलता, नहीं तो हमें पता न चल पाए। ठीक है। आगे लिखा है यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के जो है ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। तो तंत्रिका तंत्र द्वारा ही सूचना भेजी जाती है जगह दूसरी जगह से, और वो सूचना सारी मस्तिष्क में जाती है। तो मस्तिष्क से पता चलता है कि ये इसका स्वाद क्या है या इसका जो है क्या कहते हैं गंध क्या है। ये सब जो है हमें मस्तिष्क से ही हमको एहसास होता है। और एक जो है रासायनिक क्रिया द्वारा यह जो है एक विद्युत आवेश पैदा करता है। यह आवेश जो है ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब ये जो है तंत्रिकाक्ष जो है एक्सॉन में होता है और इसके अंतिम सिरे पर जो है पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का जो है क्या करते हैं विमोचन कराता है और यह रसायन जो है रिक्त स्थान या जो है क्या कहते हैं आपका सिनेटिक्स दरार को
पार करते और अगली तंत्रिका कोशिका को द्रुमित में इसी तरह के विद्युत आवेश द्वारा करते हैं। मतलब यह हुआ कि सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाती है उसी चीज को बताया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, इसी चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया कि सूचनाएं कैसे एक स्थान दूसरे स्थान जाती हैं, इसी चीज को यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो अलग अलग पेशियां होती हैं जो सूचनाओं को पहुंचाती हैं, नसें होती हैं, उसी चीज को यहाँ पर यह बताने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र जो पेशियां होती हैं वही इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः इसी तरह का एक अंतर्ग्रस्त जो है सिनेक्स जैसे आवेगों जो को तंत्रिका कोशिका के अन्य कोशिकांगों जैसे कि पेशी कोशिकांग या जो है ग्रंथि तक ले जाती हैं। तो अलग अलग ग्रंथियों तक जुड़ा होता है और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती हैं और हमारे शरीर में इसीलिए हलचल होती है। इसीलिए जो है हम जो है शरीर में अगर हमें कहीं खुजली होती है तो हमें कैसे मालूम चलता है, इन्हीं तंत्रिका और जो है पेशी ऊतकों के द्वारा। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। बिल्कुल सही है, कोई एक जाल होता है और उसमें सारी नसें जुड़ी होती हैं और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग पर जो है संवहन विशिष्टीकृत होता है। बिल्कुल सही है, तो मस्तिष्क से जो है जिसे विद्युत आवेग चलता है, विद्युत प्रवाहित होती है, वैसे ही सूचनाएं जो है एक स्थान दूसरे स्थान पर तीव्र गति से प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, जो चित्र यहाँ बनाया गया उसी बारे में बताया गया है कि तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जिसके द्वारा सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह जो है बढ़ती हैं, यात्रा करती हैं, और जहां इन आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके, इसी चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया है, जो आपका ए वाला है ये आपका तंत्रिका कोशिका का चित्र है, पहला वाला। ठीक है, तो इसमें सूचनाएं कैसे कैसे जाती हैं उसी चीज को बताने का प्रयास किया गया है। और जो दूसरा है आपका ये तंत्रिका पेशीय जो है संधि है, ये उसके बारे में बताया गया कैसे सूचनाएं जगह इकट्ठा होती हैं और वहां से सूचनाएं कैसे एक स्थान दूसरे स्थान जाती हैं, उसी को बताया गया। जैसे हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वैसे यहाँ देखो पेशी फाइबर लिखा हुआ है कि सूचनाओं को आने ले जाने में इन नसों का क्या महत्व है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताने का प्रयास ये किया गया है। ठीक है, इसी चैप्टर में पूरा जो है नियंत्रण और समन्वय, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है जिससे चीजें आपको समझ में आ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उदाहरण को देखते हैं। लिखा है, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। जब हमने देखा होगा, जब हमें सर्दी हो जाती है तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है। यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए और चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी आप जो है इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया। तो जुकाम की स्थिति में हमारी नाक जब बंद हो जाती है तो हमें स्वाद करके किसी की महक पता नहीं चलती है। तो हम हमेशा जो है बोलचाल में हमेशा कहते हैं कि सर्दी होने की वजह से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसकी महक क्या है। ठीक है, तो कहीं उस समय हमारी तंत्रिका तंत्र काम नहीं करती है। इसका मतलब है सूचनाएं आदान प्रदान उस समय नहीं होती और क्यों नहीं होती हैं, इसी चीज को हमें जानना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, मतलब अचानक मैं बस से कूद गया। तो पर्यावरण में जो घटनाएं होती हैं वो अचानक होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जो है तुरंत होने वाली घटना कहते हैं। या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, अचानक मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो ये इसका मतलब क्या होता है? अचानक मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, अचानक मैं आपदा देख करके बस से कूद गया। ठीक है, तो क्यों कूदा? इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं आभास हुआ है कि हम खतरे में हैं, इसलिए हम कूद गए हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे तंत्रिका तंत्र का रोल होता है। या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा, अचानक मेरे मुंह में पानी आने लगा। ठीक है, इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। जो ये घटनाएं हुई हैं हम इसके बारे में विचार नहीं करते, ये तुरंत होने वाली घटनाएं होती हैं। या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे
प्राप्त किया जाता है, अब इसी के बारे में आगे बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है नियंत्रण और समन्वय का ही सारा रोल है कि हम अचानक कोई जो है दुर्घटना होने पर हम जो है उसके प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, अचानक हम वो काम करते हैं। आगे लिखा है जो है इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक जो है दुराग्रही या खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसीलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। ये हमारे मैसेज हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा हाथ से सीधे। ठीक है, तब एक जो है आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा? उसमें कोई समय नहीं लगेगा, तुरंत हमें क्रिया करते हैं, अचानक करते हैं। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है, मतलब मैसेज जो भेजा गया तंत्रिका की ओर, उसकी जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। मस्तिष्क उतने ही देर में सोच लेता है कि आपको हाथ हटाना है, आपको हाथ वहां जलने के लिए छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसी चीज को बताने का प्रयास कर रहा है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल जो है अन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि यह जो है वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। बिल्कुल सही है। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है और शरीर के सभी हिस्सों में संकेत प्राप्त करते हैं। तो शरीर के जितने भी अंग होते हैं वहां से संकेत सीधे मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो फिर वहां से फीडबैक आता है कि आप हाथ हटाएंगे या हाथ नहीं हटाएंगे। ठीक है, तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने के लिए आदेश देता है तो तंत्रिकाएं उन जो है संकेतों को क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो है जब कोई, जैसे मान लीजिए हमारा ये शरीर है, ठीक है, और हमारा ये शरीर है, हमारा ये पैर है, हमारा मस्तिष्क ये है। ठीक है, जब यहाँ पर पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो यहाँ से पहले मैसेज जाता है सीधे कहाँ पर, दिमाग में, वहाँ विचार करता है उतनी देर में, और फिर विचार आता है कि आप अपना हाथ हटा लो, ये पैर हटा लो, नहीं तो आप खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे, आपका दर्द हो रहा है। तो तुरंत हम पैर क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ये सूचना पहले जाती है यहाँ, फिर वहां से वापस आती है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यहाँ से जब आदेश हो जाता है दिमाग से तो अपना पैर हम हटा लेते हैं। इसी चीज को ये बताने का प्रयास कर रहा है, यही है आपका नियंत्रण और समन्वय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शरीर की डिजाइन किस तरह इस समन्वय जो है का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए। ठीक है, तो जो तंत्रिकाएं होती हैं जो ऊष्मा के का पता लगाती हैं, या अलग अलग जो है सबका काम अलग अलग बटा हुआ है, तो उन्हीं के द्वारा वो पता लगाया जा सकता है। जो पेशियों को गति कराती हैं, जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने और तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करते हैं, वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। मतलब उतने ही देर में सारा काम हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के जो है संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक जो है बंडल में मिलती हैं। मतलब यह हुआ मेरुरज्जु मतलब हो गया रीढ़ की हड्डी, वहीं के रास्ते सारी नसें जो है शरीर के अन्य भागों तक जाती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुदंडों में बनते हैं जो है। यद्यपि आगम सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं तो सारा काम यहीं से होता है। इसीलिए देखा होगा कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो ये समस्या नीचे जो है पूरा जो है एक तरह से पूरा अंग खराब हो जाता है। ठीक है, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इसके मस्तिष्क के सोचने का जो है प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत तेजी से नहीं सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं, इसलिए वो जल्दी सोच नहीं पाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूट्रॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एक तरह से बताया गया, आप दे सकते हैं ये इस चीज को बताया गया। जैसे हम यहाँ पे आप दे सकते हैं मैप में बताया गया है कि गर्म जल है, जो हमारा हाथ यहाँ पे जलता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसी चीज को यहाँ बताया गया है। तो यहाँ से एक मैसेज जाता है सबसे पहले कहाँ पर, ये मेरुरज्जु है आपका, जो है रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से सीधे मस्तिष्क के संदेश जाता है पहले। ठीक है, और फिर वहां से मस्तिष्क से संदेश फिर वापस आता है और फिर हम जो है क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीर के निशान बने हुए हैं, एक मैसेज जाने का है, एक मैसेज आने का है। तो देखो आप देख सकते हैं लिखा है संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, तो सबका अलग अलग काम है, इसी के द्वारा वो पूरे शरीर के क्रियाकलाप होते हैं। इसी चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, एक जो है उदाहरण के माध्यम से कि हाथ जलने पर क्या होता है और कैसे हमें सूचना जाती है, वहां से आती है और हम हाथ हटा लेते हैं। इसी को नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं मानव मस्तिष्क क्या है और मानव मस्तिष्क से जुड़े हुए चीजों को देखते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है, क्या मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? नहीं, और भी काम है। निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं जो है प्रदान करती है, यहीं से सूचनाएं आती हैं और जाती हैं। सोचने में अधिक जटिल क्रिया विधि तथा जो है तांत्रिक जो है संबंध होते हैं। यह मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं और उसका जो है समाकलन करते हैं। तो मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र मिल करके यही सब क्या करते हैं, मस्तिष्क मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं और यहीं से सूचनाएं आदान प्रदान होता है और यहीं से जो है सब जो है शरीर का सारी क्रियाएं यहीं पर कंट्रोल होती हैं। इसी से आगे लिखा है, हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना आदि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये भी हम ऐसे ही करते हैं, जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, मतलब वहां तक पहुंचाने का काम करता है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बने होते, तो अलग अलग जो है तंत्रिकाएं पेशियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसी को आगे बताया गया है। अभी आगे लिखा है आपका, इस प्रकार मस्तिष्क में हमें सोचने की अनुमति और सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। कौन? मस्तिष्क करता है। जैसी आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत और निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी हैं, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, जिनके नाम है अग्र मस्तिष्क, मध्यम मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। तो हमारे दिमाग को जो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबको यहाँ पर एक एक करके समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका अग्र मस्तिष्क है जो आगे का है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा आपका है ये परमस्तिष्क है, ये आपका कपाल खोपड़ी है ऊपर जो सुरक्षा प्रदान करती है। ये मध्य मस्तिष्क है और आपका जो ये पीछे का जो आपका क्षेत्र है ये आपका अनुमस्तिष्क है। सबको यहाँ पर एक करके बताया गया है। आप देख सकते हैं हमारे शरीर में एक होता है हाइपोथैलेमस होता है, जहाँ सोचने विचारने की क्षमताएं होती हैं, वो ये क्षेत्र होता है। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में भी आगे बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोचने वाला मुख्य भाग क्या होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है, जो है इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के जो अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने
आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, तो सूंघना, सुनना, देखना सब अग्र मस्तिष्क की कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें जो है सहचर के क्षेत्र पृथक होते हैं, मतलब सबके क्षेत्र अलग अलग होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं और पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इन सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया और सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाएं, जो ऐच्छिक पेशी की गति को कैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं, तो कैसे वो कंट्रोल किया जाए, कहाँ से कंट्रोल किया जाए, सबको दिमाग में इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ठीक है, ये दिमाग को 3 अलग अलग भागों में जो बांटा गया है, सबके काम अलग अलग हैं, जैसे आगे बताया भी गया है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल हैं, जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमें कैसे मालूम चलता है। इसका मतलब जब पेट भर जाता है तो वहाँ सूचना मस्तिष्क तक आती है और फिर वो जो हमें बताता है कि अब पेट भर गया, अब भोजन यहीं पर क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। हमारा पेट पूरा भरा है या जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। आप समझ गए होंगे कि हर चीज के लिए अलग अलग जो है केंद्र होता है दिमाग में, और सबके लिए अपनी अपनी सूचनाओं को पहुंचाने का वो काम करता है। ठीक है, जैसे आजकल अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। हमने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए, मतलब ये बच्चों के लिए होमवर्क तरह है। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो जो है अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो क्यों आता है? क्योंकि इसका मतलब है तंत्रिका तंत्र ने ऐसा करने को कहा है। हृदय स्पंद के बारे में हम ना तो सोचते हैं, ना ही हम यही तभी या होगा, मतलब ये हुआ कि दिमाग जिसे हम सोचे कि हमारा हृदय गति करना बंद कर दे, तो तब भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स हैं, वास्तव में इनके बारे में सोचकर या जो है चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर में हैं जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारी आंख की जो है पुतली हो गई, चाहे हमारा जो है आप देखेंगे उस पर जो क्या कहते हैं पलक होती है, उस पर जो बाल होते हैं वो भी देखा होगा, पलक हमेशा हिलती रहती है, तो उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, वास्तव में इनके बारे में सोचकर या जो है चाहकर भी आसानी से हम इन सब क्रियाओं को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस हम कभी नहीं कर सकते हैं, दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि सांस लेना बंद कर दें। हम कुछ समय के लिए कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हम जो है भोजन पचाने के लिए भी जो है हम आज्ञा नहीं दे सकते हैं अपने पेट को कि अब तुम भोजन पचा दो। तो कुछ चीजें अपने आप होती हैं। ठीक है, उसी चीज को बताया गया है। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई जो है मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क में नियंत्रित होती हैं। कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो है जो आपका मध्य और जो आपका जो पीछे का दिमाग होता है, जो पश्च दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वहां से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन पश्च मस्तिष्क स्थित में जो है मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, लार आना जो होता है, या जो है आपका जो उल्टी होती है, ये सब दिमाग के किस भाग से होता है? तो पश्च मस्तिष्क, जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है, वहां से नियंत्रित होता है, मेडुला से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनु मस्तिष्क द्वारा ही जो है संभव है। ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्ध तथा शरीर की जो है सस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? मतलब यह हुआ कि इन सब चीजों के लिए हमें सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। उन्हीं को ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में बांटा गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं? तो ऊतक जो टिश्यू होते हैं वो रक्षित कैसे होते हैं? लिखा है,
मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो आघात अवरोधक उपलब्ध कराता है। यदि आप पहले हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह जो है क्या होता है, जो है कासेरू दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुदंड की रक्षा करती है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी में मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु पेशी होती है जहां से सारी नसें आती हैं और जाती हैं, उसी चीज को बताया गया है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, लिखा है अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे सूचना एकत्र करता है और जो है इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक जो है एक क्रिया के लिए जो है निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करना चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है, कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। तो जो पेशी कोशिकाएं होती है अपनी आकृति बदल लेती हैं। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति और व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पेशी कोशिकाएं होती है उनमें जो आपका प्रोटीन की वजह से जो है वो आकृति और उनकी व्यवस्था बदल जाती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति दे देती है। ठीक है, स्मरण कीजिए जब हमने क्लास 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब भिन्न प्रकार की पेशियां जैसे ऐच्छिक जो पेशियां या अनैच्छिक पेशियां थीं। अब तक हमने जो चर्चा की है उसके आधार पर आपके विचार में क्या अंतर हो सकते हैं, अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि ऐच्छिक जो पेशियां कौन होती हैं और अनैच्छिक कौन होती हैं। तो जो अपने आप होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऐच्छिक, और जो अपने आप ना होकर के हम करते हैं वो अनैच्छिक। ठीक है, अब आते हैं पादपों में समन्वय कैसे होता है, पादपों में भी नियंत्रण और समन्वय कैसे किया जाता है। तो लिखा है शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ कंट्रोल समन्वय कैसे होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ अलग व्यवस्था होगी। ठीक है, अतः वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जो है जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर ही आता है। ऐसा क्यों होता है, जानने को जो है क्या होता है। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर जो बीज निकलते हैं उनकी दिशित गति जो है वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार से रोक दिया जाए तब भी यह कोई जो है गति प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, अतः पादप में विभिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित होती है और दूसरी वृद्धि से मुक्त होती हैं। तो दो प्रकार की गतियां होती हैं किसमें, तो याद रखना पौधों में एक आपका जो है वृद्धि पर आश्रित होती है और दूसरी वृद्धि पर आश्रित नहीं होती हैं। उसी चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या है। आइए सबसे पहले गति का पर विचार करते हैं। जैसे छुई मुई के पौधों की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही कोई पेशी ऊतक है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि पौधों में ना ही कोई तंत्रिका ऊतक होता है और ना ही कोई भी पेशी ऊतक होता है। फिर भी पादप कैसे स्पर्श का सूचना करते हैं, मतलब वो कैसे महसूस करते हैं और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं, इसी चीज को आगे बताया गया है। ठीक है,
आप देख सकते हैं छुई मुई का ये पौधा है, आप देख सकते हैं जब इसकी पत्ती को छुआ जाता है तो ये जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी चीज को आगे बताया जाएगा। ये भी क्या है, समन्वय है, ये भी आपका नियंत्रण है। तो लिखा है, यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः स्पर्श होने की सूचना जो है संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो पादप होते हैं जो सूचनाओं के एक स्थान दूसरे स्थान ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, तो कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं और विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जंतुओं की तरह विद्युत मतलब पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मस्तिष्क होता है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अतः अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती है, अपितु वह जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि छुई मुई कैसे हुआ। ठीक है, तो जल की मात्रा के आधार पर अपनी प्रकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने पर या सिकुड़ने पर उनका आकार बदल जाता है। उसी चीज को वहां समझाने का प्रयास किया गया है छुई मुई के संदर्भ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वृद्धि के कारण गति कैसे होती है इसके बारे में देखते हैं कि वृद्धि के कारण गतियां कैसे आती हैं। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या जो है बाढ़ पर परतान का की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है मटर के जैसे पौधे चढ़ते हैं किसी सहायता से। उसे देखा होगा बहुत सारे खरपतवार के ऐसे जो है लताओं के माध्यम से दूसरे पादप पर बाढ़ या किसी माध्यम से चढ़ जाते हैं। यह परतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो परतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना परतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण परतान वस्तु से को चारों ओर से जकड़ लेता है और आमतौर पर पादप धीरे धीरे से निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि हमने जो है एक कद्दू का पेड़ लगाया, तो कद्दू पेड़ लगाने के लिए जब हम लगा देते हैं, जब वो बढ़ना शुरू करता है तो डंडा लगा करके उसे हम किसी छप्पर पर चढ़ाने का जब प्रयास करते हैं तो वो क्या करता है, वो एक परतान है। ठीक है, तो जब वो पेड़ चढ़ना शुरू करता है पेड़, तो उसमें जो आपका क्या कहते हैं बहुत सारे रोए होते हैं, उस डंठल को क्या करते हैं, जकड़ लेते हैं और उसी के सहारे वो चढ़ता चला जाता है। ये उसी चीज को बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यह वृद्धि जो है दिशिक है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि कैसे ये हुआ है। ठीक है, तो लिखा है, पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश के अनुसार गति करते हैं। जैसे मानो सूर्य का प्रकाश है तो उसी अनुसार वो गति करते हैं, या कुछ गुरुत्व पादप जो है वो अपनी दिशा के अनुसार वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे गुरुत्व पादप मतलब हो गया जिससे बहुत सारी जड़ें होती है नीचे की ओर क्यों जाती हैं, इसका मतलब है कि वो जो है अपना अपना सबका वृद्धि का दिशा होता है। ये जो है आपका दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर तथा उससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़ करके अनुक्रिया तथा जड़ इसे दूर मुड़ करके अनुक्रिया करते हैं या पादप की सहायता से कैसे करते हैं। पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्त दिखते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, तो क्यों करती है, यही सब कारण है उसका। जबकि प्रवाह प्राय ऊपर की ओर मतलब जो उसका पौधे का ऊपरी वाला भाग है तब पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह जो है प्रवाह तथा जड़ में क्रमशः उपारिमुखी और अधोमुखी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया के निस्संदेह गुरुत्वावर्तन के कारण होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो आपका पौधे का ऊपरी भाग है वो आपका ऊपरी मुखी वृद्धि करता है, ऊपरगामी, और जो जड़ होता है वो अधोगामी वृद्धि करता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका, यदि जल का अर्थ पानी और रसायन का अर्थ जो है रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन और रसायन अनुवर्तन का क्या अर्थ होगा। क्या हम इस प्रकार के जो है दिशिक वृद्धि गति के उदाहरण के बारे में विचार करते हैं। रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नालिका या बीजाड़ की ओर वृद्धि करना है।
इसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करने वाले के समय करेंगे। तो अगला जो चैप्टर होगा वो जनन प्रक्रम होगा, तो उसमें हम और अच्छे से उसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की दिशा कैसे दिखा रहा है कि जैसे प्रकाश की दिशा में बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं प्रकाश की दिशा में ही वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो वह ज़्यादा हरे भरे दिखते हैं उसी ओर। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक तरफ जो है आप पौधे तो वृद्धि कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के ऋणात्मक मतलब उसकी विपरीत वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे ये जड़ है वो कहाँ वृद्धि कर रही है, तो आप धनात्मक देख सकते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के जो है अनुकूल वृद्धि कर रही है। तो जड़ हो गया और उसकी पत्ती हो गया, तो सबके वृद्धि करने का दिशा क्या है, अलग अलग है। उसी चीज को इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। आगे लिखा है, आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचालित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद होती है। पुष्प बहुत धीरे धीरे खिलते हैं। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती हैं। पादप जब वृद्धि करते हैं कोई देख नहीं सकता है कि पौधे वृद्धि कर रहे हैं, हम केवल महसूस करते हैं, देखते कभी नहीं है, क्योंकि बहुत मंद गति से वृद्धि करते हैं। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां ये जो है यादृश न होकर के एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि उंगली वृद्धि कर रही है तो पीछे की ओर वृद्धि करे या उल्टा वृद्धि करे, आगे की ओर ही वृद्धि करेगी। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का हस्तांतरण बहुत ही जो है तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए जो है संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन होता है, ठीक है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वह केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी होती हैं। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं, दूसरे एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा जो है क्या होता है, संचारित होता है, जो पुनः नया आवेग जो है जनित करने तथा संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्य विधि से सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचारित करती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ ले चुके हैं, ठीक है, तो कैसे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कैसे विद्युत क्रियाओं के द्वारा ऐसा होता है उसी चीज को बताया गया है। सूचनाएं कैसे आती जाती हैं। आगे लिखा है, यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं, एक उद्दीपित मतलब होता है एक्टिव कोशिकाएं, एक रासायनिक यौगिक जो है निमोचित करना आरंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा, मतलब सभी कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। यदि आगे लिखा है, यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हों तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वो सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा उन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका प्रबंधन के बिना भी शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा और इसे परावर्तित तथा अस्थायी बनाया जा सकता है। मतलब सूचनाएं जो जाती हैं वो सीधे जो है पहुंच जाती हैं और उनको जो है नियंत्रित भी किया जा सकता है कोशिका तंत्रिका तंत्र के द्वारा। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। मतलब यह हुआ, बहुत सारे पौधों में हार्मोन होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। कोई पत्तियों के विकास के लिए होता है, कोई फलों को पकाने के लिए होता है, ठीक है। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा ये क्रिया के क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, मतलब उसकी ओर बढ़ता है, तो हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, ठीक है, तो ऑक्सिस जो है ऑक्सिन हार्मोन होता है। यह प्रवाह मतलब पौधे का ऊपरी वाले भाग जो है अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता करता है। कौन? ऑक्सिन नामक हार्मोन। जब पादप पर यह
एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीजन विस्तृत होकर के प्रवाह के छाया वाले भाग में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो वहां हार्मोन ऑक्सीजन काम करता है। प्रवाह की दिशा से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का संचरण कोशिकाओं को लंबाई वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है और यह पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उसके लिए हार्मोन काम करता है। ठीक है, आगे पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जो है जिबरेलिन है, जो ऑक्सीजन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑक्सो जो है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो जो साइटोकाइनिन क्या है, एक हार्मोन है जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है पादपों में, और इसीलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक जो है सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोनों के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि जो है संवर्धन के लिए संकेतों की आवश्यकता है जो है। इसके अलावा एक अम्ल है आपका जो है आपका क्या कहते हैं एब्सिसिक अम्ल, वृद्धि का जो है संवर्धन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों से सम्मिलित होता है। तो अलग अलग हार्मोन जो पौधों में होते हैं वो भी अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में हार्मोन क्या है? ठीक है, जंतुओं में हार्मोन कैसे होता है? तो लिखा है यह रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के लिए साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वह विषम परिस्थितियों में होती है तो क्या महसूस करती है? वह अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। ठीक है, दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं। इसे नियंत्रित करने के अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर के यह कार्य करेंगे। यद्यपि लड़ना या दौड़ना जो एकांतर क्रिया एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अतः यहाँ यह स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य जो है तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होता है? तो वो हार्मोन की वजह से होता है। तो मानव भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनके अपने अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, जो उनके बारे में आगे बताया जाएगा। लिखा है यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। मतलब यह हुआ कि गिलहरी में जो तंत्रिकाएं केवल विद्युत आवेग करेंगी तो सीमित काम करेंगी। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो शरीर की भी सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तन परिसर जो है बड़ा हो जाता है। अधिविष ग्रंथियों से स्रावित एड्रेनल हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह क्रिया होती है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए हम आगे चित्र में देखेंगे। तो याद रखना जो एड्रेनल ग्रंथ हार्मोन होता है ये इसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। जब हमें कोई ऐसी आपदा आती है तो ये बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है और हम बचने का प्रयास करते हैं। तो हार्मोन भी हमें जो है हमको नियंत्रण और समन्वय में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आगे लिखा है एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों तथा विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो जब इससे कोई आपदा आती है या कोई अशुभ समाचार सुनते हैं तो याद रखना यही वाला हार्मोन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि सीधे कहाँ पे स्रावित होता है तो रुधिर में होता है और रुधिर पूरे शरीर में पहुंच जाता है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम और जो है पसलियों की पेशी में संकुचन के से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। जब हमारा हृदय की धड़कन बढ़ती है तो साथ साथ हमारा जो आपका श्वसन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वहां तक रक्त की आपूर्ति नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब ये समझ सकते हैं कि कैसे सब काम होता है। आगे लिखा है ये सभी अनुक्रियाएं मिल करके जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर को में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग होता है। तो याद रखना शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए हार्मोन भी जिम्मेदार है और मस्तिष्क भी जिम्मेदार है।
स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो डिसिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन का क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना जो है डिसिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि पौधों का हार्मोन अलग है और मनुष्यों का, जंतु का हार्मोन अलग है। हमने किसी जंतु को प्रकाश या विद्युत पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर, उंगलियों पर नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक ही अनुरक्षित होती है। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, उसी चीज को यहां बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करता है, आइए कुछ और उदाहरणों पर परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संबंधित है। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? जो है आवर्तक ग्रंथि जो क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या होता है? आयोडीन आवश्यक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचयन और हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। कौन? थायरॉक्सिन ग्रंथि करती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम जो है गायटर से ग्रसित हो जाएंगे, जिसे हम गलघोंट बीमारी कहते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इसे जो है आप बटुक ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? उसी चीज को चित्र में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग सबकी ग्रंथियां हैं, सब ग्रंथियों को यहाँ दिखाया गया। जैसे आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, इसके जो है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, आबेटू ग्रंथि ये होती है। ठीक है, थाइपस ग्रंथि, अग्नाशय ये होता है आपका जो है क्या कहते हैं, अधिवृषण ग्रंथि कहाँ है, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो है स्त्री और पुरुष में जो है दोनों अंगों को दिखाया गया, कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ होती हैं, उसी चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। जैसा इसका नाम इंगित करता है कि वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करता है? वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्य अवस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह जो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसका बौनापन का कारण बन जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौनेपन का कारण कौन सा हार्मोन होता है, मतलब कौन सी ग्रंथि होती है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कारण ऐसा होता है। अब आप या आपके दोस्तों की आयु 10-12 वर्ष रही होगी तो आपके अपने और उसके जो है अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। यह परिवर्तन यौन आरंभ से संबंध है, क्योंकि नर में जो है टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोन जो है का स्रावित होता है। तो ये दोनों जो है ये मानव अंग और जननांगों की वृद्धि करने के लिए भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कई बार याद रखिएगा। तो जो आपका एस्ट्रोजन है आपका यह मादा में होता है जो है, और जो आपका जो पुरुष होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि एक हार्मोन किनके होते हैं। आगे लिखा है क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिसे डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो? ऐसा होता है जब शुगर वुगर हो जाता है, क्योंकि वह मधुमेह से रोगी है। ठीक है, शुगर का रोगी है। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी वो ले रहे हो, या एक हार्मोन होता है। तो इंसुलिन भी क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रोटीन भी होता है। ठीक है, जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो याद रखना जो शर्करा होती है, इसे शुगर हो जाता है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। और कहाँ निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। और किसको रोकने का प्रयास करता है? शुगर को, जिसका उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। ठीक है,
यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि यह उतना आवश्यक है कि हार्मोन का जो है स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, मतलब जो स्रावित होता है वो परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, मतलब उतना होना चाहिए जितना हो सकता है चाहिए, तो हमें एक क्रिया विधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जा सकता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनः भंडार अवक्रियाओं से किया जाता है, अभिक्रिया से होता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इससे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित होता है, अपने आप होने लगता है। ठीक है, जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, तो यह काम अपने आप अग्नाशय करता है जिससे इंसुलिन की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हमें इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक, इस चैप्टर में मैंने क्या सीखा है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हमारे तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, भी मैंने बता दिया है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करती हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और हमारी पेशियों तक द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं और दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं, तो हार्मोन कहीं और निकलता है और कहीं और प्रभाव डालता है। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण और जो है क्रिया विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।